आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पॉलिटी घटना चक्र का तीसरा पार्ट। अभी तक हमने देखा है कि भारतीय जो संविधान था वो आखिर अस्तित्व में कैसे आया। उसका हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख चुके हैं। अब हम संविधान सभा जो है उसके निर्माण की प्रक्रिया अब हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग की गई थी वो 1934 ईस्वी में किया गया था। और इसका मांग किसने किया था? रांची में स्वराज पार्टी ने इसका मांग किया था। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन रॉय ने दिया था। तो सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? तो एम एन रॉय ने। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने अपने 1936 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन में किया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया। तो पहली बार एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 ईस्वी में दिया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। तो इसका प्रतिनिधिक निर्वाचन मंडल निर्वाचन के आधार पर किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व था वो जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। यानी 10 लाख पे व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि होगा। संविधान सभा की कुल जो सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित थी? 389। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, यानी कि 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत उस समय था उनको थी, और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। तो देसी रियासत को 93 और ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें दी जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। जो 296 सीट जो ब्रिटिश भारत को आवंटित थे उसमें से 292 सदस्यों का तो चुनाव होना था 11 गवर्नरों के प्रांत से, और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत से होना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73, वेरी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 273 तथा अन्य को 15 सीटें मिली थी। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 18 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से
तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना शुरू हुए। तो प्रारंभ में तो देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, लेकिन 28 अप्रैल 1947 को जब तृतीय संविधान सभा का अधिवेशन था, तो वहां से ये लोग भाग लेना शुरू हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम था। वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा डायरेक्ट निर्वाचन नहीं था, ये अप्रत्यक्ष रूप से था। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। तो प्रांतों में जो विधानसभाएं थी उनका उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर अधिकार नहीं था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वयस्क मताधिकार पर यह निर्वाचन नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो था वो कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। तो हालांकि सभी को मतदान देने का अधिकार नहीं था, कुछ स्पेशल व्यक्तियों को ही मतदान देने का अधिकार था। उसमें भी कर के आधार पे, शिक्षा के आधार पे और संपत्ति के आधार पे इनको मत देने का अधिकार था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उसको 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने आमंत्रित किया। वह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक उपस्थित हुई। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य शामिल हुए, जिसमें 9 महिला भी थी। तो पहली बैठक में 207 सदस्य शामिल हुए, 9 महिलाएं उसमें थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी। तो पहली जो बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसकी बैठक की अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पहला बैठक किनकी अध्यक्षता में हुआ? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में हुआ। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वेरी इंपॉर्टेंट, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, वेरी इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप। तो भारत का विभाजन कब हुआ? तो माउंटबेटन किसके आधार पर हुआ? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पे। तो विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटाकर 299 रह गई। जो प्रारंभ में 389 थी, अब घट के हो गई 299 रह गई। भारतीय प्रांतों के लिए जिसमें से 229 और भारतीय रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि शामिल होने थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो संविधान के निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। क्या तब है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन 165 दिन तक हुए। तो टोटल अधिवेशन संविधान का 11 हुआ, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था
11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो हमारा संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिम्हा राव बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो संविधान जो भारतीय संविधान था उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव श्याम बेनेगल नरसिम्हा राव थे। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय लोगों द्वारा भारतीय संविधान को कब अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हालांकि वो पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन अंगीकृत हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं। तो विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय जी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षियानी, वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये पूछता है सवाल में कि ये कथन किसका है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो ये हमारा संक्षिप्त जो नोट्स था वो खत्म हुआ। अब इसमें हम जो सवाल था उसको देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल था। तो पहला नंबर जो सवाल है वो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम इसने प्रस्तुत किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. रॉय के द्वारा कि बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कि एनी बेसेंट के द्वारा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो हमने देखा था 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। तो एम.एन. रॉय होगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो किया गया था किसके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था उनके द्वारा ये संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो हमने देखा था 10 लाख व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि था। तो बी नंबर इसका सही होगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। 10 लाख पे एक प्रतिनिधि, ये कैबिनेट मिशन 1946 का प्रस्ताव था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर भी था, लेकिन विलियम वुड्स नहीं था। तो ये हमारा ए सही हो जाएगा, विलियम वुड इसका सदस्य नहीं था। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे, पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो हमने देख लिया। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष एवं उप सभापति बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम भी थे, सी राजगोपालाचारी भी थी। ये नहीं थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो क्या ये सही है? तो कथन सही है पर कारण इसका गलत है। देख लेते हैं। अक्टूबर 1943 में लिंलिथगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड बेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारिणी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना,
भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है पर कारण गलत है। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। हम देख लेते हैं, 3 और 4 इसका सही है। वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, लेकिन वह वयस्क मताधिकार के आधार पर तो नहीं था, और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन भी नहीं था, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अनेक कार्यों का संचालन करने के लिए समितियों का गठन किया था। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कथन को सही है देखना है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो ये गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये सही है। तो ए और डी हमारा सही है। तो ए और डी हमारा सही है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम में 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो ये कौन सा कथन बारे में गलत कौन है? तो ये सी गलत है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर तो नहीं किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी मताधिकार को सबको मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों को क्या कहते हैं? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो ये सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोग द्वारा सीधे निर्वाचित होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तो मुस्लिम लीग द्वारा नामित होते थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो ये सही है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा इसका चुनाव हुआ था। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। हालांकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव कर लिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन किया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी रूप से यही थे। 20
स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रैंक एंथोनी थे। तो मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। तो अस्थायी फ्रैंक एंथोनी थे, जबकि अस्थायी थे एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 की उसकी प्रथम बैठक के आरंभ के साथ की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 को हुआ था। हम देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो 20 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को हालांकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप बना। तो उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया 13 दिसंबर 1946 को, जबकि ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। आगे चल के यही उद्देश्य प्रस्तावना का रूप लिया। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव, जो प्रस्तावना बना। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब भारतीय संविधान निर्माण के संबंध में भी कथनों में से कौन सही है? तो पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था, तो था उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो ये दो स्टेटमेंट हमने देख लिया। तीसरा देखते हैं, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें हमारा 1, 2 और 3 सही है, जबकि 4 गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद और विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। तो ये 4 गलत था हमारा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो हमने देखा था 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन, कुल 165 दिन। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि क्या थी? तो ये 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना समय लगा था।
सूची एक्स को वाई से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देख रहे हैं संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? देखेंगे हम। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा का सदस्य कौन था और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट देख लेते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? प्रारूप समिति में KM मुंशी थे। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो VT कृष्णचारी ने किया था। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये आपको BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। भारतीय संविधान निर्माण के समय बेनेगल नरसिम्हा राव यानी BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाए थे? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इस प्रकार लागू किए गए थे जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संवैधानिक सभा द्वारा इसको अपनाया गया। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। भारत का संविधान अंगीकृत या अधिनियमित हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। BR अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से कि बम्बई प्रेसिडेंसी से, कि तत्कालीन मध्य भारत से कि पंजाब से, तो इनका चुनाव बम्बई से हुआ था। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए।
पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त किया था। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो उनका जन्म 1891 में हुआ, मृत्यु 1956। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। 1891 और 1956। निम्नलिखित कथनों तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों में एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया। तो 1 और 2 दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नवंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। रीजन, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सत्य है, परंतु ए का स्पष्टीकरण नहीं है। देख लेते हैं। भारत संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो ये की थी मौलाना आजाद ने किया था, 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए? तो ये थे हमारे महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष के भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय उनके ये अंश है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने का आंका। यह कथन क्या है? आइवर जेनिंग्स का है कि इसमें अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की गई थी। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक के हितों और भावनाओं को महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? तो हम जानते हैं गॉडविन ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये कुल 15 महिला सदस्य थी।
तो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।